इन ड्यूरेशन ऑफ परसिस्टेंट करंट, इसको स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक जिन्सबर्ग लैंडाउ मॉडल आता है, और इस जिन्सबर्ग लैंडाउ मॉडल जो एक्ट करता है वो क्वांटम मैकेनिकली ट्रीट करता है फॉर अ परसिस्टेंट करंट। इसका जब हम यहाँ पे फ्री एनर्जी निकालते हैं तो फ्री एनर्जी हम इन फॉर्म ऑफ अल्फा एंड बीटा लिखते हैं, और एज अ वेव फंक्शन हम इसे डेराइव करते हैं। आफ्टर गेटिंग इट्स मिनिमम वैल्यू वी गेट डेल्टा जी इज hc² अपॉन 8 पाई। h इज मैग्नेटाइजेशन, तो ये हमें ये वैल्यू मिलके आती है इन केस ऑफ अ नॉर्मल फ्री एनर्जी, नॉर्मल स्टेट फ्री एनर्जी। सो यही चीज़ हम अभी यूज़ करेंगे इन केस टू फाइंड द परसिस्टेंट करंट। ये वैल्यू का इसका डेरिवेशन कोर्स में नहीं है, तो ये वैल्यू डायरेक्ट याद करनी पड़ेगी। इट विल बी इक्वल्स टू h² अपॉन 8 पाई। After that, in duration of persistent current, let us consider persistent current that flow in a ring of type 1 superconductor of wire of length L and cross sectional area A। तो यहाँ पे हम देखेंगे परसिस्टेंट करंट किसी रिंग के अंदर फ्लो करेगा, और वो एक टाइप 1 सुपरकंडक्टर है, उसकी लेंथ L है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। persistent current, when a electric current is set in a superconductor it can persist for a long time without any EMF। अगर कोई इलेक्ट्रिक करंट किसी सुपरकंडक्टर में वर्क कर रहा है और वो एक ज़्यादा टाइम के लिए रहता है जिसका EMF नहीं होता, तो उसी को हम परसिस्टेंट करंट बोलते हैं। एंड इंड्यूस्ड करंट कैन फ्लो इन अ रिंग ऑफ सुपर कंडक्टिंग मटीरियल बाय कूलिंग इट इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड below critical temperature, then remove the field, flux outside the ring disappear but it remains inside the ring। इसका मतलब है कि अगर हमने कहीं पे अगर हमने इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराया रिंग के अंदर, तो उस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट की वजह से वहाँ पे फ्लक्स जनरेट होगा। इंड्यूस करंट की वजह से फ्लक्स जनरेट होगा टेम्परेचर को बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, और उसके बाद हम वो इंड्यूस करंट फ्लो करवाना बंद कर देते हैं। तो जो आउटसाइड जो फ्लक्स होगा वो तो ज़ीरो हो जाएगा, पर फिर भी कुछ पार्ट ऑफ फ्लक्स इनसाइड ज़रूर प्रेजेंट रहेगा, और इस इनसाइड फ्लक्स की वजह से कुछ टाइम तक हमको करंट मिलेगी जो करंट चेंज नहीं होगी। उसी करंट को हम कहते हैं परसिस्टेंट करंट। यानी कि जब हमने बाहर से इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड देना बंद भी कर दिया तो आउटसाइड वाला फ्लक्स तो हमें ज़ीरो हो गया, पर इनसाइड जो सुपर कंडक्टर था वहाँ पे फिर भी फ्लक्स प्रेजेंट था, और उसी फ्लक्स की वजह से हमको हमें फ्लक्स उसके बाद भी हमें वो मिल रहा था, और वो फ्लक्स जो था वो क्वांटाइज था, यानी NH/2 पाई की फॉर्म में था, वो क्वांटाइज फ्लक्स था। इसी चीज़ को हम कहते हैं परसिस्टेंट करंट। द परसिस्टेंट करंट मेंटेन द फ्लक्स थ्रू द रिंग ऑफ द सेम इंटीग्रल नंबर ऑफ फ्लक्सॉइड। यानी कि जो फ्लक्सॉइड्स होते हैं जिसके अंदर ऑलरेडी फ्लक्स प्रेजेंट होता है, वो जैसे इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में शो होते हैं, वैसे ही इस कंडीशन में भी देखा गया। अ फ्लक्सॉइड कैन नॉट लीक आउट ऑफ द रिंग एंड देयरबाय रिड्यूस द परसिस्टेंट करंट अनलेस बाय द थर्मल फ्लक्चुएशन। अ मिनिमम वॉल्यूम ऑफ सुपर कंडक्टिंग रिंग इन अ नॉर्मल स्टेट। अब हम यहाँ पे आर ले रहे हैं, थिकनेस, रिंग की थिकनेस हम आर कंसिडर कर रहे हैं, और हम यहाँ पे जो हमारे पास जाई है, इस जाई को हम कंसीडर कर रहे हैं कोहेरेंस लेंथ ऑफ सुपर कंडक्टिंग मटेरियल जो है उसकी कोहेरेंस लेंथ को हम जाई से लिख रहे हैं। तो अगर ये लेंथ है तो लेंथ का स्क्वायर एरिया होता है, और एरिया इंटू थिकनेस वॉल्यूम बनाता है। सो आर इंटू सिग्मा स्क्वायर शोज द वॉल्यूम ऑफ द सुपर कंडक्टिंग रिंग, और ये हम ले रहे हैं मिनिमम वॉल्यूम ऑफ रिंग। अभी आगे चल के आर और जाई की हम एक मिनिमम वैल्यू भी फिक्स करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्री एनर्जी। सो फ्री एनर्जी विल बी इक्वल्स टू मिनिमम वॉल्यूम इंटू एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन अ नॉर्मल स्टेट। और इसका डेरिवेशन हमने पहले देखा हुआ था कि आर जाई स्क्वायर ही हम लिख सकते हैं वॉल्यूम के लिए इंटू h² अपॉन 8 पाई। ये डायरेक्टली हमने लिखा है, h² अपॉन 8 पाई, ये वैल्यू हमने डायरेक्टली लिखी है। इसके बाद यहाँ पे r की मिनिमम वैल्यू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, जाई इज़ 10⁻⁻4 सेंटीमीटर एंड hc इज़ 10⁻3 गॉस। ये हम कंसीडर करेंगे। आफ्टर दैट टू फाइंड डेल्टा f इट विल बी 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻4 का स्क्वायर इंटू 10⁻+3 का स्क्वायर अपॉन 8 पाई। सो 10⁻12 इंटू 10⁻6 बिकॉज 10⁻3 एंड पावर 2, सो 10⁻6 अपॉन 8 पाई। इसका अगर हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देखें तो वो आएगी हमें 10⁻⁻7 अर्ग के इक्वल आएगी। आफ्टर दैट बीटा इज़ 1/kBt एंड द वैल्यू ऑफ kB इन अर्ग इज almost 10⁻14 and the temperature we have to take in 10 Kelvin. So the value of beta is approximately
10 की पावर 15 अर्ग। फिर e की पावर माइनस बीटा डेल्टा एफ निकालेंगे तो डेल्टा एफ का वैल्यू अभी हमें 10 की पावर माइनस 7 अर्ग मिला एंड बीटा की वैल्यू है 10 की पावर 15 अर्ग। सो e की पावर माइनस बीटा डेल्टा एफ का वैल्यू होगा e की पावर माइनस 10 की पावर 8। अब इस एक्सपोनेंशियल टर्म को अगर हम 10 की पावर में लिखेंगे सो इट विल बी इक्वल टू 10 और माइनस 4.3 इंटू 10 की पावर 7। ये वैल्यू हम कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। अगर हम एक्सपोनेंशियल को चेंज करेंगे 10 की पावर में इट विल कम्स 10 की पावर माइनस 4.3 इंटू 10 की पावर 7। अटेम्प्ट फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हम जानते हैं ई इज इक्वल्स टू एच न्यू होता है। टू फाइंड द न्यू इट विल बी ई अपॉन एच। सो ई अपॉन एच, एच यहाँ पे जो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी होती है, जो मिनिमम ई जी का वैल्यू होता है बैंड गैप वाला, वो होगा 10 की पावर माइनस 15। ओके, 10 की पावर माइनस 15 अपॉन एच की जो वैल्यू होती है अर्ग में वो होती है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27। सो हम वो वैल्यू रखेंगे 10 की पावर माइनस 15 अपॉन 10 की पावर माइनस 27 बिकॉज ई इक्वल्स टू के बी टी होता है। ई इक्वल्स टू के बी टी एंड के बी टी का वैल्यू है 10 की पावर 15। सो ई इक्वल्स टू के बी टी और के बी टी की वैल्यू है 10 की पावर माइनस 15। सो 10 ऊपर लिखा है हमने ई जी का वैल्यू 10 की पावर माइनस 15 अपॉन एच का वैल्यू है 10 की पावर माइनस 27। तो ये वैल्यू हमें मिल गई 10 की पावर 12 सेकेंड इनवर्स। बीटा इज़ 1 अपॉन के बी टी और यहाँ पे जो एनर्जी हम यूज़ करेंगे वो एनर्जी थर्मल एनर्जी के इक्वल होगी, वो इक्वल होगी ई इज इक्वल्स टू के बी टी और जिस के बी टी की वैल्यू इन अर्ग वी हैव 10 की पावर माइनस 15 अर्ग। So after that to find the probability we have attempt frequency into free energy. So attempt frequency is 10 की पावर 12 into free energy हमने अभी अभी निकाल के देखा था 10 की पावर माइनस 4.3 into 10 की पावर 7। अब एक्चुअली अगर हम इसको देखें तो ये जो हमारे पास 10 की पावर 12 है, ये वैल्यू अगर हम कंसीडर करें तो इसके रिस्पेक्ट में 10 की पावर माइनस 4.3 इंटू 10 की पावर 7 के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल है। सो हम इसको डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, इस 10 की पावर 12 को हम नेगलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये मिलेगा 10 की पावर माइनस 4.3 इंटू 10 की पावर 7 सेकेंड इनवर्स। सो क्योंकि हम वैसे भी जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी तो हो नहीं सकती, प्रोबेबिलिटी विल ऑलवेज बिन लेस देन 1। सो वो जो हमारे पास पहला वाला वैल्यू है वो हम नेगलेक्ट कर देते हैं और जो दूसरा वाला वैल्यू है सिर्फ हम उसी को कंसीडर करेंगे इन सेकेंड इनवर्स। टू फाइंड द टाइम विच इज़ 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का जो यूनिट है वो सेकेंड इनवर्स है। सो टू फाइंड द टाइम इट विल बी 1 अपॉन पी विच इज़ इक्वल्स टू 10 की पावर 4.3 इंटू 10 की पावर 7 सेकेंड्स एंड दिस इज़ द ड्यूरेशन ऑफ परसिस्टेंट करंट।